नमस्कार दर्शकों, आप सभी का अनंत ज्ञान होस्ट एंकर सीरीज में स्वागत है। उत्सुकता, जिज्ञासा, धैर्य, सतत प्रयत्न, उसी से ही सफलता को हासिल किया जा सकता है। और ऐसे तो हम लोगों को कोई भी सलाह दे देता है कि आप इस रास्ते पे चलिए, पर उसके बाद मंजिल को पाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। तो आज हमारे बीच में इसी का एक जीता जागता उदाहरण हमारे सामने उपस्थित है डॉक्टर तारा सेन। डॉक्टर तारा सेन किसी परिचय की मोहताज नहीं है, फिर भी कुछ उनके बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर तारा सेन का जन्म 1982 में पंजेटी गांव में हुआ था। तलियाड़ के पास है पंजेटी गांव, मंडी डिस्ट्रिक्ट में, और इनकी मैरिज जोगिंदरनगर में हुई है। मैम ने अपनी पढ़ाई गर्ल्स स्कूल से और उसके बाद की स्नातक की पढ़ाई इन्होंने मंडी कॉलेज से की थी। उसके बाद उन्होंने आगे की जो पढ़ाई है वो बीएड उन्होंने एचपी यूनिवर्सिटी से किया, पीएचडी उन्होंने कुमायूं यूनिवर्सिटी से की है, और इस तरह से वो सतत आगे बढ़ते हुए असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर आजकल मंडी महाविद्यालय में कार्यरत हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। तो अब मैं आपसे पहला प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि आप किस फील्ड में हैं, उस फील्ड के बारे में थोड़ा सा लोगों को बताएंगे आप मैम? मैं बॉटनी की प्रोफेसर हूँ, जैसे कि बल्लभ गवर्नमेंट कॉलेज में मैम ने भी बताया। तो मैं पिछले 2010 से मैं बॉटनी पढ़ा रही हूँ कॉलेज में। इससे पहले मैंने मिड हिमालयन वाटरशेड मैनेजमेंट में काम किया था 2 साल के लिए, और इस प्रोजेक्ट में काम करते हुए मेरा बहुत ही अच्छा कनेक्शन बना गांव के लोगों के साथ, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का मेन पर्पस था अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल कम्युनिटी। तो उसमें हमने ह्यूमन और नॉन ह्यूमन दोनों रिसोर्सेज को अपलिफ्ट करने के लिए बहुत काम किया। उसके बाद मैं पीएचडी में एनरोल होगी और मेरा पीएचडी का टॉपिक था बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, जिसमें कि वाइल्ड फूड प्लांट्स को ने मेरे को ज़्यादा अट्रैक्ट किया। और लेटर ऑन जब मैं डॉक्टर चिरंजीत परमार से मिली तो उन्होंने मेरे को और उनसे और इंसाइट मिली कि मैं इस फील्ड में आगे बढ़ूँ। तो आजकल मैं इसी में काम कर रही हूँ, वाइल्ड फूड प्लांट्स पे। तो आपकी इंस्पिरेशन जो रहे हैं डॉक्टर चिरंजीत सिंह परमार जी रहे हैं। तो आपने उसके आगे जो ये हमारे वाइल्ड प्लांट्स हैं, जो हम ईट भी कर सकते हैं, जो ईटिंग प्लांट्स हैं, उनके बारे में आप कुछ बताएंगे ब्रीफ में मैम? हाँ जी, हम देखते हैं कि जैसे हिमाचल प्रदेश रिच इन बायोडाइवर्सिटी है और यहाँ के बहुत सारे प्लांट्स एंडेमिक हैं। एंडेमिक मीन्स मतलब वो यहीं पे मिलेंगे, जैसे कि एंजेलिका ब्लूका, चोरा जिसको हम बोलते हैं, और हिल एरिया में मिलता है ये। और ये एक एरोमेटिक प्लांट है और ये लोकल शराब बनाने में यूज़ होता है या स्पाइसेस में यूज़ होता है, और उसकी बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं और ये इसी एरिया में मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स यहाँ पे हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये कि ये प्लांट्स हमारे आसपास हैं, हमें कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम लोगों को प्रॉपर अवेयरनेस नहीं होती इन प्लांट्स के बारे में, तो हम में से कई लोग इनको प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो ये मेरा एक पैशन है कि मैं इन प्लांट्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठी करूँ और कम्युनिटी को अवेयर करूँ। मैम, ये बहुत अच्छा प्रयास है। हम भी जैसे छोटे थे तो हम लोग भी देखते थे, बहुत से प्लांट्स थे। हम भी जैसे उस टाइम में जब हम पढ़े हैं तो इतना ज़्यादा ये वाली जो होते मोबाइल्स या ये सेक्टर नहीं था। हम लोगों के लिए वही जंगल जैसे थे, प्लांट्स थे, तो हम उन प्लांट्स को देखते थे, उनके बारे में सोचते थे कि इनके साथ हाथ लगाएं या ना लगाएं, या इनके साथ क्या हो सकता है, कुछ हमारे लिए कोई खराब तो नहीं है। तो ऐसे बहुत से प्लांट्स थे जिनको हम यूज भी करते थे। तो उनके बारे में आप कुछ बताएंगे? कुछ ऐसे प्लांट हैं जो हमने पहले किए हैं और अभी भी हैं मगर अब हम यूज नहीं करते हैं, वैसे कोई प्लांट है? हाँ जी, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनको कि ट्रेडिशनली यूज़ किया जाता था, बट विद पैसेज ऑफ टाइम उनका यूज़ कम हो गया है। और इसके लिए जैसे वेस्टर्नाइजेशन या डेवलपमेंटल वर्क हो रहा है, वो भी रिस्पॉन्सिबल है। और एक जो इंटरनेट एक्सेस मिला है सबको, तो क्या है कि इसके दोनों ही है, प्लस और माइनस दोनों ही साइड हैं। एक साइड को जैसे हम लोग अभी प्रमोट कर रहे हैं तो अवेयरनेस भी आ रही है, पर दूसरी साइड जो कि यंग बच्चे हैं वो फास्ट फूड कल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनको हम खाते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि
आयुर्वेदा में एक लाइन बोली जाती है कि किसी भी एरिया की में जो भी बीमारियां लोगों को होती हैं उसका उपचार वहाँ की वनस्पति में मिलता है। तो ये चीज उनके फूड हैबिट में भी रिफ्लेक्ट होती है। तो हम देखते हैं कि रीजन वाइज बहुत वेरिएशन आती है। जैसे जो हिली एरियाज के लोग हैं, ऑब्वियसली वहाँ पे ठंड पड़ती है, तो वो ऐसी वनस्पति को यूज करते हैं और खाने में ऐसे प्लांट्स को यूज करते हैं जो उनकी बॉडी को वार्म रखते हैं। जैसे कि नेटल, बिच्छू बुट्टी जिसको बोलते हैं, वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। अगर हम यहाँ पे टोटली मंडी एरिया की बात करें, मंडी जो हेडक्वार्टर है, तो वहाँ पे लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है कि बिच्छू बुट्टी को खाते हैं। अगर आप बोलेंगे तो वो बोलेंगे नहीं, इससे तो मार पड़ती है, तो इतना ही जानते हैं इसके बारे में। पर अगर आप हाइट पे जाएंगे कि नौर, सोलन या फिर मंडी के जो हाई एरियाज हैं जंजैली, तो वहाँ लोगों के लिए बहुत कॉमन प्लांट है, तो वो उसको यूज करते हैं, साग बनाते हैं हम, और वो उसको छल्ली की रोटी के साथ खाते हैं ताकि उनकी बॉडी वार्म रह सके। तो विंटर्स के लिए ये बहुत ही अच्छा है, उनके लिए फूड भी है। और अगर हम नेटल की बात करें तो ये बहुत ही न्यूट्रिटिव है, इसमें विटामिन ए, सी रिच अमाउंट में मिलता है, और ये जॉन्डिस और खून साफ करता है, फीवर को कम करता है। और सबसे इंटरेस्टिंग, अगर आप नेटल की लीफ का पेस्ट बनाएंगे तो अगर आपको कोई घाव लगा है उस पर आप अप्लाई करेंगे तो उसकी हीलिंग जल्दी होती है। तो मुझे लगता है कोविड में तो ये बहुत ही अच्छा प्लान था, क्योंकि ये आपकी बॉडी को वार्म रखता था और कुछ जो कोविड के सिम्टम थे उससे प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता था। और सबसे बड़ी बात, मैंने खुद भी इसको यूज किया, और कोविड के दौरान हम PVR पे काम कर रहे थे, तो इतने एरियाज में मैंने विजिट किया और मेरे को कोविड का बिल्कुल सिम्टम नहीं आए थे। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू नेटल। मुझे लगता है कि हम लोगों ने भी बचपन में जैसे आप बता रहे हो कि नेटल के बारे में, बिच्छू बुट्टी के बारे में, जिसको कुग्गस बोलते हैं स्थानीय भाषा में, तो उससे बच्चों को डराया जाता था कि तुम्हें कुग्गस से मार पड़ेगी और उससे वो छाले आ जाएंगे और इचिंग होगी, तो वो वाली चीजें सिम्टम होते थे। और हमें नहीं पता था कि उसका साग भी बनाया जाता है। तो लोगों को अवेयर तो हो रहे हैं, लोग धीरे धीरे उसके बारे में जान रहे हैं। और कोई और प्लांट है जिसके बारे में आप बता सकते हैं? बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं। मेरी वेबसाइट है www.himalayanwildfoodplants, तो दर्शक जाके उसको विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे 237 प्लांट लिस्टेड हैं, और हर एक प्लांट के अपने इतने सारे मेडिसिनल यूजेस हैं। एक हमारा जो ट्रेडिशन था कि हमारे जो पूर्वज थे बहुत इंटेलेक्चुअल थे, वो जानते थे कि ये प्लांट्स बहुत मेडिसिनल हैं और इनकी फूड वैल्यू है, तो उन्होंने कुछ एक प्लांट्स को रिलीजियस प्लांट डेजिग्नेट कर दिया ताकि लोग उनकी कंजर्वेशन कर सकें। तो हमारे जो नवग्रह प्लांट हैं, जैसे जिसमें पलाश आता है या फिर उम्रे आता है, तो वो बहुत ही रिच है फूड वैल्यू से। उम्रे स्पेशली, उसको तो नाम उसको उम्रे इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो उम्र बढ़ाता है, ये माना जाता है। तो वो भी बहुत सारी बीमारियों से हमें बचाता है। और ये जो प्लांट है ये आपको लोअर एल्टीट्यूड में मिलेगा, अप टू 100 मीटर हाइट तक मिलेगा। और ये कई बार लोगों ने रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से मंदिरों के आसपास ग्रो किया होता है, पूजा में इसका बहुत यूज होता है। तो इसके फ्रूट्स बहुत यूजफुल होते हैं, जिसको कि हम सब्जी में खा सकते हैं, उसकी स्टफिंग कर सकते हैं, कचौरी में, परांठा में। हम देखते हैं कि हिमाचल एक टूरिस्ट हब है, तो अगर हम अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से प्रमोट करेंगे तो ये हिमाचल को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकता है। अगर हम देखें हमारे सराउंडिंग जो स्टेट्स हैं, JNK या उत्तराखंड, उन्होंने अपनी बायोडाइवर्सिटी को बहुत अच्छे से मैनेज किया है और वो एक हाइट पे उसको ले गए हैं और टूरिस्ट जाते हैं उन फ्लेवर को टेस्ट करने के लिए। तो मुझे लगता है कि हमें भी अपने जो वाइल्ड फूड प्लांट्स हैं उनको उस तरीके से प्रमोट करने की जरूरत है। सही है मैम, आपने बहुत अच्छा, आप जितना भी नॉलेज हमें दे रहे हैं, मुझे लगता है कि आपके साथ बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। और मैम अभी जैसे ये जो आपने बताया अभी जो ईटिंग प्लांट्स हैं, तो उनको हम लोग प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं और उनके साथ हम लोगों को फायदा क्या होगा? आपने भी इस पे वर्क किया होगा। जी, प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं बता रही हूँ कि हमारे पूर्वजों ने भी इस पे काम किया। आज की हम डेट में देखें, आफ्टर कोविड स्पेशली 2019-20 के बाद लोगों में बहुत अवेयरनेस आ गई है कि हमें हेल्दी फूड खाना है, तो लोगों में चाह बढ़ी है कि लेने हमें हेल्दी फूड। तो क्या होता है कि लोगों के पास टाइम तो होता नहीं, पर कुछ एक लोग जो इकोनॉमिकली थोड़ा पुअर फैमिली से आते हैं, तो वो लोग इन प्लांट्स को इकट्ठा करके बेचते हैं। जैसे आपने चौटा बाजार में देखा होगा। तो कई बार ना इन लोगों को इतना नॉलेज नहीं होता कि कैसे हम इनकी सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग करें। जैसे मैंने कुछ दिन पहले इनसे इंटरव्यू की थी कि इनको कितना नॉलेज है, तो मैंने देखा उनका रिस्पांस ऐसा था कि मैम एक दिन हम एक साइड के 10 किलो निकालेंगे, दूसरे दिन दूसरी साइड से 10 किलो निकालेंगे। तो मीन्स उनको नॉलेज नहीं था कि हमें सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग करनी है।
अगर हम देखें तो मैक्सिमम क्या होता है कि जो हमारे यूजफुल पार्ट्स हैं वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, या तो जड़ें हैं या फ्लावर हैं या फ्रूट हैं। तो जब हमें इन प्लांट पार्ट्स को यूज करना है तो हमें सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम डोमेस्टिकेशन में जा सकते हैं, जो बहुत यूजफुल प्लांट है, मल्टीपर्पज हैं, उनको हम खेतों के आसपास या फिर बेसलैंड में लगा सकते हैं। और मुझे लगता है कि अगर हम यंग जनरेशन को इसके साथ जोड़ें तो बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। यही मेरा अगला प्रश्न आपसे था कि हम युवा पीढ़ी को कैसे इससे इंस्पायर कर सकते हैं और उनको क्या समझाया जा सकता है, किस तरह से? देखो, युवा पीढ़ी आजकल फास्ट फूड कल्चर की दीवानी हो गई है और हम चाहते हैं कि जो फास्ट फूड है उसमें फ्लेवरिंग एजेंट ज़्यादा होते हैं, जो कि क्या करते हैं, आपकी कैलोरीज की मात्रा उसमें ज़्यादा होती है और न्यूट्रिएंट्स उसमें कम होते हैं। तो जब बच्चे कॉन्टिन्यूसली उनको यूज़ करते हैं तो उनमें डिप्रेशन या उनमें मतलब हेडेक ऐसे सिम्टम देखने को मिलते हैं और उनका वेट अननेसेसरी इंक्रीज कर जाता है। तो ये कॉमन सिम्टम आप बच्चों में देख सकते हैं। और हमने ये भी देखा है कि अगर हम बच्चों को बोलेंगे ये खा लो वो खा लो, तो उनकी अपनी प्रेफरेंसेस हैं कि हम ये नहीं खा सकते, हमें ये फ्रूट पसंद है, हम ये खाएंगे। तो इसके लिए बहुत चैलेंज है कि कैसे हम इंक्लूड करें वाइल्ड फूड प्लांट्स को उनकी डे टू डे लाइफ में। तो सबसे अच्छा तो ये है कि जो बहुत छोटे बच्चे हैं तो हम इनके प्रोसेस्ड पार्ट्स यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज अभी कुछ दिन पहले मैंने लेडीज को डायरेक्ट किया था कि वो गिलोय का सीरा प्रिपेयर करें, तो आप गिलोय का सीरे का एक पीस नॉर्मल सीरा में डाल दीजिए और सीरा बना लीजिए। जो बच्चे स्वीट खाना पसंद करते हैं तो आप उनको दे सकते हो। और भी कुछ एक प्लांट्स हैं जैसे अश्वगंधा, बॉयज के लिए बहुत अच्छा है। शतावरी जड़ें लड़कियों के लिए बहुत अच्छी होती हैं, वो उनको उनका एजिंग भी कम करती है और डिप्रेशन से दूर रखती है। तो ऐसे जो प्लांट्स हैं उनका हम पाउडर करके किसी न किसी फूड में डाल के उनको दे सकते हैं जो उनको पसंद है। और जो थोड़े बड़े एज के बच्चे हैं, अभी मैंने 2-3 दिन पहले न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि ईट राइट जो कंपटीशन है स्कूलों में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, और ये सुन के मुझे बहुत ही खुशी हुई। तो हमें इस तरह की इनिशिएटिव और प्रोग्राम और प्रमोट करने पड़ेंगे, स्कूलों में कंपटीशन कराना पड़ेगा। मैं अपने लेवल पे भी करती रहती हूँ। अभी कुछ दिन पहले सितंबर की बात है, मैं देवी दड़ एक टूर लेके गई थी अपने स्टूडेंट्स का। वहाँ पे एक नर्सरी ऑफ फॉरेस्ट वालों की एंडेंजर प्लांट पे, तो मैंने बच्चों को कहा था कि हम खाना पैक करा के नहीं ले जाएंगे, आप अपने घर से लाओगे। और मैंने उनको टीच की थी इथनोबॉटनी, इसमें मैंने सारे प्लांट्स का नॉलेज उनको दिया था। तो मैंने उनके लिए कंपल्सरी रखा था असेसमेंट से जोड़ के कि आप लोग ऐसी रेसिपी खुद प्रिपेयर करोगे और नेचुरल हर्ब्स यूज करोगे। तो क्योंकि उनका कंपटीशन था तो बच्चे इतने एंथुसियास्टिक था, उन्होंने ऐसी ऐसी रेसिपीज प्रिपेयर की थी कि मतलब, तो इट्स लाइक दैट कि हम बच्चों का इंटरेस्ट देखें और उनको जोड़ें इन चीज़ों के साथ और मार्क से जोड़ें हम इस हैबिट को, तो डेफिनेटली चेंज आएगा। बहुत अच्छी बात है। और मैम, क्या इसमें बिजनेस में एक्सप्लोर किया जा सकता है ये जो वाइल्ड फ्लावर है, प्लांट्स है, इनके बारे में? डेफिनेटली हम देखते हैं कि आजकल की भाग दौड़ की जिंदगी में किसी के पास टाइम ही नहीं है, और मैं खुद भी वाइल्ड फूड प्लांट्स को इतना यूज करती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि इसमें टाइम बहुत लगता है। हार्वेस्टिंग करनी है आपने, फिर आपने प्रोसेसिंग करनी है, जो यूजलेस पार्ट्स हैं उनको अलग करना है, फिर आपने इनको कुक करने का भी प्रिपेयर एक अलग रेसिपी इनकी होती है। तो इन सब में टाइम नहीं होता। तो अगर हम हर लेवल पे इतना स्कोप है, तो हार्वेस्टिंग से लेके प्रोसेसिंग से लेके मार्केटिंग तक, और हम देख रहे हैं कि डे बाई डे एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो अगर हम अपनी यंग जो जनरेशन है उसको इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट का जो है इशू वो भी कम हो जाएगा। और दूसरी चीज़ की सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत प्रमोट कर रही है ये स्टार्टअप स्पेशली। तो ये है कि बच्चे अगर चाहें, लड़कियां स्पेशली लेडीज के लिए और रिबेट मिलता है, तो वो अपना स्टार्टअप शुरू करके दे कैन गो अहेड। तो इसके लिए मैम कैसे प्रोग्राम चलाने चाहिए हम लोगों को, किस तरह से बच्चों को इंस्पायर करने के लिए क्या करना चाहिए कि जो युवा पीढ़ी है वो कैसे आए? सबसे पहले तो आप जिन लोगों ने सक्सेसफुली स्टार्टअप शुरू किए हैं उनका थोड़ा सा इंटरव्यू करें, वो उनके चैलेंजेस को देखें बच्चे, और उनकी मोटिवेशनल स्टोरी सुने। न्यूज़पेपर से भी ऐसी चीज़ें स्टार्ट होनी चाहिए, और ये ऐसे मीडियम सोशल मीडिया से हर जगह से प्लेटफॉर्म से बच्चों को अवेयरनेस मिलनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि मैंने ये देखा जब से मैं काम कर रही हूँ, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उससे मेरे को वैसे इंटरेस्ट आया था कि वाइल्ड फूड प्लांट्स में काम करूँ। क्रॉनिकल में मैंने एक बड़ा सा आर्टिकल रीड किया था 2008 में, और उसमें पूरा वाइल्ड फूड प्लांट्स का फ्यूचर पर्सपेक्टिव और क्या चैलेंजेस हैं वो सब चीज़ें उसमें मेंशन की थी। और उसमें ये लिखा होता है कि आने वाले टाइम में हम फूड चैलेंजेस देखेंगे
और हमारे यहाँ बहुत सारे वाइल्ड रिसोर्सेज हैं जो कि रिसोर्स लेवल पे ही वेस्ट हो रहे हैं। अगर उनकी प्रॉपर प्रोसेसिंग की जाए तो वी कैन ओवरकम द हंगर क्राइसिस। तो मैं जब जाती हूँ गांव में तो मैं देखती हूँ कि लोगों के पास प्रोसेसिंग यूनिट्स नहीं है, ऑल्दो दे आर रेडी टू वर्क। कुछ एक महिलाएं ऐसी हैं जो घर में ही काम करना पसंद करती हैं, मतलब फैमिली प्रेशर से वो मार्केटिंग में नहीं जा सकती, कुछ एक मार्केटिंग कर सकती हैं। तो हम लोगों को ये अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी पड़ेंगी और ऐसे टारगेट ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे जो लोग घर में बैठ के काम कर सकते हैं, हमें उनको प्रोसेसिंग यूनिट्स दे सकते हैं। अभी रिसेंटली हमने गोर ब्लॉक की लेडीज को एक प्रोसेसिंग यूनिट दी थी थ्रू राइज अप एनजीओ, और मेरा तो ये सपना था कि ऐसी दी जाए, हर एक गांव में ऐसी मिले ताकि रिसोर्सेज एटलीस्ट बेटर मैनेज हो सके। तो उसके लिए हमें ज्यादा एक्सपेंडिचर भी करना पड़ा। खादी बोर्ड से उनको डबल सब्सिडी कुछ मिली लेडीज को, और 1,30,000 की वो मशीन थी प्रोसेसिंग यूनिट्स जो 80 डिफरेंट टाइप के टास्क कर सकती थी। जैसे सीड्स अलग कर देगी या उनका पाउडर कर देगी, उनका जैम बना देगी। जैसे सपोज आप सिट्रस जूस अलग कर रहे हो और जो बचा उसकी आप चटनी बना रहे हो, तो आप देखो कि पूरे रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं। घर में बैठ के बंदा इतना नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट को इसमें इनिशिएटिव लेने की जरूरत है, या हॉर्टिकल्चर जो डिपार्टमेंट है या फिर नबार्ड है, ऐसे मशीनें तो मुझे एटलीस्ट मिलनी चाहिए लोगों को, क्योंकि विदाउट टेक्निक टाइम वेस्टिंग होता है। तो अगर बच्चे ऐसी चीजों से जुड़ेंगे तो डेफिनेटली बहुत बूस्ट होंगे। पर जैसे हम लोग उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू के बारे में कैसे डिसाइड करेंगे? जैसे मान लीजिए कोई लेडी घर में काम करना चाह रही है, तो उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू या उसका क्या होगा, आगे कैसे प्रोडक्ट को बेचेंगे, उसके लिए भी कोई मुहिम है या कोई ऐसा एनजीओ है उसके साथ जुड़ा हुआ? ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि मैं भी कई प्रोडक्ट तैयार करती हूँ और मुझे जब उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू चेक करनी होती है तो मुझे दिल्ली भेजने पड़ते हैं। और तो मैं नहीं मानती कि जो भी हैं जैसे IIT है या पालनपुर है, मैंने ट्राई किया पर मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। और दूसरी बात कि उनकी सर्टिफाइड लैब नहीं है। सर्टिफाइड लैब के जो प्रोडक्ट्स होंगे यू कैन सेल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो ऐसी अगर एक यहाँ पे लैब एस्टेब्लिश हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। पर फिर भी स्टिल जो हम अभी तक हम जो ट्रेडिशनली हम यूज करते हैं, जिसमें हमें सोचने की जरूरत नहीं कि क्या फूड वैल्यू, तब तक हम उन चीजों को ले सकते हैं। बट विद पैसेज ऑफ टाइम डेफिनेटली ये लैब तो यहाँ होनी चाहिए, क्योंकि हिमालयाज जाने जाते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड की रिच हैं बायोडाइवर्सिटी में। तो जब उनकी नहीं होगी फूड वैल्यू और केमिकल एनालिसिस तो फिर कैसे चलेगा? वही मार्केट में जैसे जब भी हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हम उसमें न्यूट्रिशियस वैल्यू तो देखते हैं, उसमें कितनी है क्या है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो प्लांट जो आजकल हर जगह यूज किया जा रहा है एलोवेरा। चाहे आप स्किन के लिए ले लीजिए, चाहे आप खाने के लिए ले लीजिए, चाहे आप पीने के लिए ले लीजिए, उससे एक्स्ट्रा भी कोई उसके बराबर का कोई और भी है ऐसा प्लांट? आयुर्वेदा में 7 प्लांट ऐसे लिस्टेड हैं जो कि ऑलमोस्ट हर बीमारी के लिए यूजफुल है। तो जिसमें एलोवेरा आई थिंक सबसे गिलोय बहुत इंपॉर्टेंट है। गिलोय को हम आयुर्वेदा में अमृता बोलते हैं। अमृता, तो आप नाम से ही जान सकते हैं अमृता, जिसको पी के आपकी लाइफ एनहांस होगी। तो ये गिलोय ऑलमोस्ट हर बीमारी के लिए यूज होता है एलोवेरा की तरह। दूसरा कड़ी पत्ता। और सबसे दुख की बात है कि यहाँ गांव में हमारे यहाँ लग्जरिएंटली ग्रो करता है, पर गांव के लोगों से आप पूछेंगे तो उसका यूज नहीं करते उस लेवल पे नहीं करते जितना उनको करना चाहिए। मंडी में नहीं करते, मंडी के लोग मतलब मंडी नहीं, मुझे लगता है हिमाचल में नहीं यूज किया जाता है। और आप साउथ में जाएं तो कड़ी पत्ते के बगैर कोई सब्जी नहीं बनती। तो आप देख लीजिए ये भी एक ऐसा प्लांट है जो ऑलमोस्ट हर बीमारी के लिए यूजफुल होता है। तीसरा जो प्लांट है मोरिंगा, सुननी बोलते हैं इसको, ड्रम स्टिक बोलते हैं। और मैं तो बहुत हैरान हूँ कि ये लोगों को पता ही नहीं है कि ड्रम स्टिक क्या है ये। और जहाँ ये लगा होता है उन लोगों के लिए टोटली वेस्ट है ये, वो काटते हैं इसको कंसिडरिंग कि ये यूजलेस है। अभी मुझे कुछ टाइम पहले की याद है, बाल आश्रम है तलैंड के पास, तो मैं वहाँ बच्चों को अवेयर करने के लिए गई थी हेल्दी फूड के लिए। तो मैं इस प्लांट के बारे में बता रही थी। तो वहाँ पे एक एम्प्लॉय थे, वो मेरे पास आए कि मैम ये हमारे घर में 2 पेड़ लगे हैं इसके, एक हमने काट दिया है क्योंकि हमें लगता है ये किसी काम का नहीं है। तो मैंने उसको बताया कि इतना यूजफुल है और कई बीमारियों के लिए ये हेल्पफुल है। तो बाद में मैंने उसको बोला इसकी पत्तियां सुखा के आप सेल आउट कर सकते हो। और एनीवे वो अब देखता है लेडीज के पास जो चौथा बाजार में बैठती हैं सेल पे। तो और मेरे ससुराल में जोगिंदर नगर से 30 किलोमीटर आगे मेरा ससुराल है, वहाँ तो आप बोलेंगे जंगल है इन प्लांट्स का। और मैं हैरान थी कि उनको भी इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं था। और दिल्ली जैसे शहरों में आप देखिए कि 2 पॉट 50 रुपीज में बिकते हैं। तो मोरिंगा यहाँ लगता है, मुझे नहीं पता था।
मैंने लगाने की कोशिश की थी, मेरे यहाँ सक्सेसफुल। आपने कहाँ से लिया था? हमने नर्सरी से लाया था, नर्सरी चंडीगढ़ से। एक्चुअली कई बार क्या होता है कि हम एग्जॉटिक बोलेंगे हम उनको, अगर आप इंडिजिनस जर्मप्लाज्म को प्रमोट करेंगे, जैसे तलियाड़ में बताया मैंने, सैनी में मैंने ये 2 प्लांट लगे हुए देखे थे, तो आप उनकी कटिंग्स को रूट हार्मोन में डिप करके लगाएंगे तो डेफिनेटली वो ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट देंगे आपको। सही है, ये तो बहुत अच्छा नॉलेज दिया आपने। अच्छा मैम, अगर जैसे हम इस तरह से इन जो हमारे ये प्लांट्स हैं इनको ऐसे यूज करते जाएंगे तो क्या हमारे एनवायरनमेंट पे कोई गलत असर तो नहीं पड़ेगा कि खत्म होता जाएगा एनवायरनमेंट, हमारा शुद्ध नहीं रहेगा या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आएगी? नहीं, एक्चुअली क्या है कि हम यूज अभी कर ही नहीं रहे हैं, पर जब हम यूज करें तो हम सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग जरूर अपने माइंड में रखें कि जब भी हम इनके यूजफुल पार्ट्स को निकालें तो कुछ एक जो रीजनरेटिंग पार्ट है उनको वहीं पे रहने दें, या फिर हम हैबिटेट रोटेट करके हार्वेस्टिंग करें। जैसे अभी कुछ दिन पहले एक आर्टिकल आया था न्यूज़पेपर में बर्बरीज को लेके, उन्होंने मेरे से इसके बारे में पूछा था। तो बर्बरीज कसमड़े जिसको बोलते हैं, दारू हल्दी बोलते हैं, हाँ, तो ये कई चीजों के लिए यूजफुल होता है ये प्लांट। तो इसकी जो हार्वेस्टिंग की जाती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट परमिट देता है लोगों को, 3 साल के एक एरिया के लोगों को देगा, फिर 3 साल बाद वो नहीं कर सकते वहाँ पे हार्वेस्टिंग, फिर दूसरे एरिया में देगा। बट ऑल्दो मुझे लगता है कि इससे बेटर होगा कि हम इसकी कल्टीवेशन में जाएं। अब हम देखें कि बर्बरीज में हल्के हल्के कांटे होते हैं, फ्रूट्स उसमें लगते हैं, और जब हम छोटे थे तो हम खाते थे, जब हम खेलते थे। पर आजकल क्या है, बच्चे इंडोर गेम्स में तो वो जाते ही नहीं है नेचर में, तो वो नहीं खाते। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे फूड से, प्लेट से डाइवर्सिटी कम हो रही है। और यू नो कि जो भी हमारी बॉडी में बनेगा, हमारे बाल बनेंगे, कौन बनाएगा? बट एवर द फूड वी आर टेकिंग ना, हम बाहर से प्रोटीन लेंगे, वो नए प्रोटीन बनाएंगे स्किन। तो जब हम ले बड़े कम रिसोर्सेज रहे तो कैसे हम इमेजिन कर सकते हैं कि हम हेल्दी रहेंगे? तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हेल्दी लाइफ के लिए कि हमारा खाना प्रॉपर हो, उसमें डाइवर्सिटी हो, और हमारी थॉट्स प्रॉपर हो। तो ये दोनों चीजों पे काम होना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि इन प्लांट्स को हम एज अ हेज ग्रो करें फील्ड मार्जिन्स पे, तो क्या होगा कि मतलब इनको हम प्रिजर्व भी कर पाएंगे और इनको इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लॉइट भी कर पाएंगे। एक मैं सुबह जाती हूँ घूमने के लिए अपने डॉग के साथ, तो मैं एक प्लांट देखती हूँ जिसको हम वो ड्यूड बोलते हैं ना, हम लगाते थे मेहंदी। अच्छा, जिसको लोकल भाषा में ड्यूड बोलते हैं। तो उसमें उसको लगाया जाता था, ऐसे खट्टा खट्टा सा पत्ता होता था, वो उसको पीस के लगाते थे, खट मिलोड़ी बोलते थे उसको। तो वो भी आजकल मैंने बहुत देखा रास्ते में लगा हुआ, तो उसका यूज अभी भी कर सकते हैं। यस, आप कर सकते हैं। खट मलोरी जो होती है, ड्यूमैक्स स्पीशीज हैं ये, ड्यूमैक्स हेस्टेटस, 3 स्पीशीज हमारे पास यहाँ हैं हिमाचल में। वो मोर देन 3 भी हो सकती हैं, पर जो मैंने डॉक्यूमेंट किया वो 3 की हैं। तो ये जो स्पीशीज होती हैं, इनको स्मॉल क्वांटिटी में लें तो ये बहुत हेल्पफुल हैं, क्योंकि ये क्या करती हैं, इनमें विटामिन ए और विटामिन सी में ज़्यादा रिच होता है, और विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट्स रिलीज करता है जो आपको यंग रखने में हेल्प करते हैं। पर ये है कि ये जो र्यूमैक्स स्पीशीज हैं, इनको आप एक्सेस में लेते हो तो ये कैल्शियम को लॉक कर देते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इनको चटनी में लें या थोड़ा सा इतना सा लेके, मतलब स्मॉल क्वांटिटी में लें। और मैं इसके साथ एक चीज़ और ऐड करना चाहती हूँ, जब भी हम वाइल्ड फूड प्लांट्स को लेते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इनको अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से लें, क्योंकि यहाँ इनकी तासीर या तो गर्म होगी या ठंडी होगी। और हम देखते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, कई लोगों को बहुत गर्म सूट करता है, कई को ठंडा सूट नहीं करता। तो हम शुरू में इनको स्मॉल क्वांटिटी में लें, फिर देखें कि हमारी बॉडी कैसे इन पे रिएक्ट करती है, देन वी कैन इंक्रीज इट्स डोज। वैसे भी हमारे पूर्वजों का ये था कि यू शुड यूज फूड एज अ मेडिसिन। और अगर हम देखें पहले जो साग बनता था उसमें जो क्या थे, अलग अलग हर्ब्स को यूज करते थे और 70 टाइप्स के प्लांट्स यूज किए जाते थे, तो वो फूड एज अ मेडिसिन होता था। मतलब एक्सेस में भी नहीं ले, तो उसमें ये र्यूमैक्स की पत्तियां भी वो डालते थे। तो इस स्ट्रेटेजी से हमें काम करना था। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही बोला कि पहले थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में लिया जाता था। अब मुझे लगता है जितना ज्यादा हम लोग यूज कर रहे हैं उतना हम लोगों को फायदा नहीं हो रहा है, तो शायद हम कहीं गलत खाना खा रहे हैं, हमारी जो ईटिंग हैबिट है वो गलत है। और मैम एक और क्वेश्चन है आपसे कि कोई अंधविश्वास इन प्लांट्स के साथ जो जुड़े हुए हैं उनके बारे में आप लोगों को बताएं। हाँ, बहुत सारे विश्वास यूजली जुड़े होते हैं। कई बार तो हमने देखा कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो मेडिसिनल यूजेस उनके होते हैं, और अगर आप पर्टिकुलर किसी बैग के पास भी जाएंगे
तो वो ये नहीं बताएंगे, वो सोचते हैं कि अगर हम इनको बता देंगे तो उनके गुण कम हो जाएंगे। अच्छा, अच्छा। पर रामदेव जी और उनके जो रामकृष्ण जी हम इतना बोलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि इनके यूजेस कम होते हैं। और दूसरी बात ये है कि कई बार जैसे ये प्लांट आप देख लीजिए, तो इसमें कितने ज्यादा ये स्पाइन्स हैं। तो दर्शकों आप देखिए, ये प्लांट आपने देखा होगा, तो आप देख सकते हैं कितने स्पाइन्स इसमें प्रेजेंट हैं, और लोग इसको ना हार्मफुल कंसीडर करते हैं कि हम इसको नहीं खाएंगे। फर्स्ट टाइम जब मैंने इसका लिटरेचर रिव्यू किया था, जैसे मैंने बताया कि हमारे हिमाचल में या मंडी में अलग अलग रीजन के लोग अलग अलग प्लांट्स को खाते हैं। तो ये वाला जो प्लांट है कुछ रिमोट एरिया के लोग खाते हैं, और उसमें क्या होता है, दूसरी स्पीशीज होती है उसके स्पाइन थोड़े कम होते हैं, उसको वो ज्यादा यूज करते हैं। तो जब फर्स्ट टाइम मैं भी इसको बनाना चाह रही थी, तो मेरे पापा, मैं तो नहीं खाऊंगा, मेरे को कुछ हो जाएगा, मैं तो नहीं खाऊंगा। तो लोगों में इस तरह के मिसकंसेप्शन होते हैं, जबकि फॉरेन कंट्रीज में इसको लार्ज स्केल पे कल्टीवेट किया जाता है, और मैं बताऊं बड़े बड़े होटल्स में इसको सर्व किया जाता है। ये जो होता है इसमें ऑलमोस्ट सारे न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेंगे, मैग्नीज, जिंक, मैग्नीशियम, जो कि ये कोविड के टाइम में इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट माने जाते थे जी। और खट्टा होता है इसका टेस्ट, जिसमें भी खट्टा होगा इट मींस एंटीऑक्सीडेंट्स होंगे, विटामिन सी होगा। तो और ये ना कैंसर के लिए इसके फ्रूट्स रिकमेंडेड किए जाते हैं, जो गोल से फ्रूट लगते हैं, खट्टे मीठे होते हैं। बस इसके स्पाइन्स को हम इसको टच नहीं करते थे, हम देखते भी थे इसको, तो इसको माना जाता था कि ये बहुत गंदा पौधा है और ये हमारे किसी काम का नहीं है, हम लोग डरते थे इससे। इवन मैं खुद बताऊं, मेरे घर के बाहर ये लगा हुआ था, जैसे आप ये देख सकते हैं, ये मेरे मम्मा हैं, तो ये हमारे घर के पीछे ये लगा हुआ था, और हमने कभी इसको यूज नहीं किया जब तक मैंने वाइल्ड फूड प्लांट्स पे काम करना शुरू नहीं किया था। तो ये मतलब ऐसा प्लांट है, मुझे लगता है हर किसी को इसको यूज करना चाहिए, और इसको यूज करना बहुत इजी है, बस ये इसके कांटे निकालना थोड़ा मुश्किल होते हैं, तो इसके लिए बहुत स्पेशल केयर चाहिए, क्योंकि बहुत पेनफुली ये लग जाए तो मतलब काफी देर तक आपको दर्द होता रहेगा। तो ये, और दूसरी बात ये कि इस प्लांट को हम एज अ हेज ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि मैं देख रही हूँ कई एरियाज में क्या होता है, मंकी मेंस है या आवारा पशु आते हैं, तो खेती नहीं कर पाते, तो पूरी बाउंड्री में ये प्लांट लग जाए, और ये इट्स ऑर्नामेंटल टू, इसके बहुत अच्छे येलो फ्लावर लगते हैं इसमें। यस यस, तो इसको अगर हम ऐसे लगाएंगे हेजिस पे, तो एक तो हमारे आवारा पशु नहीं आएंगे, और दूसरा इसके फ्रूट्स को हम बेच सकते हैं, और तीसरा कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं। इसकी आप सब्जी बना सकते हो। तो एक बार कांटे निकाल दें आप, अगर हाथ से निकालना थोड़ा मुश्किल होता है तो आप इसको गैस में से जला सकते हो कांटों को, क्योंकि पूरी बुड्डी स्पाइन्स है ये, तो ये जल जाते हैं इजीली, थोड़ा स्मोकी फ्लेवर भी आ जाता है। फिर उसके बाद आप धो के इनको काटिए बीन्स की तरह, फिर आप इसकी वेजिटेबल बना लीजिए, पुलाव में डाल दीजिए, दलिया बना दीजिए, यू कैन यूज इन योर ओन रेसिपी। बहुत अच्छी जानकारी दी मैम आपने। अब चलते चलते मैम एक रेसिपी आप अगर दर्शकों के साथ शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। वैसे तो रेसिपीज बहुत सारी हैं, और अगर दर्शक चाहें तो वो मेरे YouTube चैनल में जाके देख सकते हैं, पर फिर भी मैं इनको बोलूंगी कि बहुत सारे प्लांट्स हैं जो यूजफुल हैं। तो एक क्या, मैं तो ये बोलूंगी कि जितने भी वाइल्ड फूड प्लांट्स हैं पहले उसके बारे में थोड़ा गूगल कर लीजिए, नॉलेज ले लीजिए, और फिर क्या इतनी लीव्स आप बहुत ज्यादा नहीं, आप जो भी खाना अपने घर में बनाते हो डेली, जैसे आप परांठा बना रहे हो तो आप क्या कर सकते हो एज अ वीट, आजकल देखा मैंने खट्टमलोरी बोलते हैं, छोटे छोटे पत्ते होते हैं, तो उसके थोड़े से निकाल के चॉप करके परांठा में डाल दीजिए आलू के साथ। या रोज पेटल है, रोज पेटल निकाल के आप कचरू में, कचरू चिल्ला मतलब, या परांठा में आप स्टफिंग कर लीजिए। स्वीट डिश बना रहे हैं उनको ड्राई करके उसमें डाल दीजिए। तो मीन्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक पर्टिकुलर एक रेसिपी बनाएं। मुझे लगता है कि वाइल्ड फूड प्लांट्स को हमें अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करना पड़ेगा, और उनकी स्मॉल पोर्शन हम जो खा रहे हैं, जो हमें पसंद है उसमें हम डाल सकते हैं। फिर भी अगर आप कह रहे हैं तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ छुई, जिसको हम बोलते हैं छुई, जानते हैं आप? छुई जो होती है वो यूफोर्बिया रॉयलियाना जो प्लांट है, तो वो वैसे तो लोग जानते हैं कैक्टस है, वो कैक्टस ही बोलते हैं उसको, कैक्टस। हाँ जी। तो वो जो छुई वाला है, ये वाला देखो यूफोर्बिया, ये वाला ऐसा कैक्टस ये रहता है। ये तो ट्रेडिशनली इस जो छुई का था, इसका मीठा बनता था धाम में, तो इसमें हार्मफुल लेटेक्स होता है, दूध होता है, उसको निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। इसका दूध हार्मफुल होता है, yes, ऐसा सुना आइस है। के लिए, आइस के लिए होता है हार्मफुल ये। तो जब आप इसकी हार्वेस्टिंग करें तो थोड़ा सा प्रिकॉशन आपको लेनी पड़ेगी, और फिर बाद में आप क्या कर सकते हैं कि इसको नलके के नीचे छोड़ दिया, स्टेम को निकाल के, ताकि उसका जो दूध है वो रिमूव हो जाए, या फिर आप पानी में डिप करके रख सकते हो। फिर आप अपने हाथों में ऑयल लगा लें ताकि इरिटेशन ना हो, और फिर इसको छील लें, इसकी जो बाहर की स्किन है, और फिर से धो लें इसको 2-3 बार, फिर इसको फाइनली चॉप करके आप उबाल लें,
और उबालने के बाद थोड़ा बहुत लेटेक्स अगर बचा होगा वो भी रिमूव हो जाएगा। उसके बाद आप इसकी मन चाही रेसिपी बना सकते हो। वैसे लोग इसका मीठा बनाते थे, आप इसका रायता, सरकाघाट के लोग अभी इसका रायता बनाते हैं, या आप सिंपल वेजिटेबल बना सकते हो, और ये बहुत ही यूजफुल है पाइल्स के लिए। अच्छा, तो तो इसकी रेसिपी मुझे लगता है दर्शकों को बहुत ज़्यादा नॉलेज मिला है। मैम ने इतना कुछ बताया, हम लोगों के साथ शेयर किया, और हम चाहते हैं कि मैम आप इसी तरह से बुलंदियों को छूते रहें, आगे तक बढ़ते रहें। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद मैम आपका।